तू भी है क्या इसमें? बच्चे नहीं आज तो 3-4 बच्चे लेते हैं। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। Good morning, sir. Am I audible? Karan, am I Yes, sir. audible? Yes. Okay. ओके। कल आपको थोड़ा बहुत असाइनमेंट्स के फॉर्म में कुछ चीजें दी थी, आप लोगों ने किया उसे कंप्लीट? अबाउट राजस्थान एंड ऑल ज्योग्राफी में? Yeah. ओके। जो कल एक डाउट हम देख रहे थे कि बॉर्डर ऑफ राजस्थान गुजरात से कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट है, तो उसमें बाड़मेर भी है। जो डाउट था ना अपना, उसको आप क्लियर कर लेना। बाड़मेर का बहुत ही मतलब पॉइंटेड एरिया, और बाड़मेर का जो साउथ है वो टच करता है गुजरात को, तो आप उसे अपने नोट्स में फाइनलाइज कर सकते हैं। इज इट ओके? यस सर। इसके अलावा आपने आई थिंक सारे डिस्ट्रिक्ट्स के नाम लिख लिए हैं।
और कंप्लीट कर लिया है। रिवीजन में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो आपने किए हैं? Yes, sir. ओके ओके। किसी को कोई डाउट्स? अब हम आगे बढ़े। ये अपना इसका था ज्योग्राफी का। और पॉलिटी में हमने शुरुआत की थी कमेटीज से। कुछ कमेटीज जो दे रखी हैं अपने, तो ये आपने देखी है सब लोगों ने? Yes, sir. पढ़ा था. Yes, sir. ओके ओके अनु, ओके काजल। तो हम अभी कल जहां से हमने फिनिश किया था वहीं से शुरू करते हैं। तो उसमें आपको थोड़ा सा कंटिन्यूशन मिलेगा। और आज हम ज्योग्राफी लेटर स्टेज पे लेने की कोशिश करेंगे, ठीक है? क्लास के एंड में लेने की कोशिश करेंगे। तो गिव मी जस्ट 1 मिनट, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करने की आपसे स्क्रीन शेयर करता हूँ। आपके कोई और डाउट्स, कोई क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं बिफोर स्टार्टिंग? हम चैप्टर स्टार्ट करें उससे पहले। कोई डाउट्स नहीं? स्क्रीन देख पा रहे हैं आप लोग मेरी? Yes, sir. ओके ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, हम जो लोकल गवर्नमेंट की बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मैं आपको पहले नोट्स पे ब्रीफ करता हूँ, फिर हम आगे बढ़ते हैं। हम अपना फॉर्मुलेशंस पढ़ रहे थे लोकल गवर्नमेंट के बारे में, ठीक है? लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में हम देख रहे थे। लोकल गवर्नमेंट में जैसा हमने स्टडी किया कि हमारे पास में 3 लेवल पे गवर्नेंस है: सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल एंड लोकल गवर्नमेंट लेवल। लोकल गवर्नमेंट लेवल पे कल मैंने आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म किया था कि एक तो ये रूरल एरियाज में है, दूसरा ये अर्बन एरियाज में आपके पास में अवेलेबल है। रूरल एरियाज में ये 3 टायर स्ट्रक्चर है हमारे पास में, और सिमिलरली अर्बन एरियाज में भी एक 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया गया है। हमने देखा था कि म्युनिसिपैलिटीज हैं, म्युनिसिपल काउंसिल है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है। नेक्स्ट इसमें थोड़ा सा मैं आपको इसकी हिस्ट्री से ब्रीफ करना चाहूंगा। आप लोगों ने रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी जब अपने इंडिपेंडेंस स्ट्रगल के टाइम थे, तो उन्होंने कहीं ना कहीं, महात्मा गांधी ने आत्मनिर्भर भारत का एक कॉन्सेप्ट दिया था, आत्मनिर्भर बनने का। और सिमिलरली रविंद्रनाथ टैगोर ने भी इस पे एक क्वेश्चनिंग की थी, एक डिमांड की थी कि हमें सेल्फ गवर्नमेंट चाहिए। आपको याद है एक वर्ड होता था स्वराज? स्वराज के बारे में हम पढ़ते थे स्टार्टिंग फ्रॉम 1905 के अराउंड से ये डिमांड आने लगी थी। और इंडिपेंडेंस स्ट्रगल में भारत की तरफ से इंडियंस की डिमांड थी कि हमें स्वराज मिलना चाहिए। तो वो बेसिकली जो स्वराज का मोटिव है, वो स्वराज का मोटिव यही है कि उस समय स्वराज का मोटिव था कि हमें अपनी तरह से शासन चाहिए। लेकिन धीरे धीरे स्वराज का मोटिव ये भी था कि लोकल लेवल पे या गांव के लेवल पे भी लोगों को अपनी तरफ से आजादी मिले काम करने की, ठीक है? तो आप इसमें एक कीवर्ड यहां नोट करें। कीवर्ड है, आप लोग लिखें इसको, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। सब्सिडियरिटी, इसको लिखें एक बार, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। लिखा आपने?
Yes, sir. किसी को आइडिया ये क्या होता है? एनीवन? करण, प्रतीक्षा? No, sir. ओके ओके, देखो बेसिकली ये कॉन्सेप्ट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि वो सभी कार्य जो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट इजीली पास ऑन कर सकती है लोकल गवर्नमेंट को, वो सभी कार्य लोकल गवर्नमेंट के द्वारा ही किए जाने चाहिए। ठीक है, तो इसमें आप थोड़ा सा इसका मतलब समझे क्या? इसका मतलब हुआ सब्सिडियरिटी का मींस कि सपोज सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के कुछ फंक्शंस हैं, जैसे आई सपोज कि उनका एक फंक्शन है, भारत सरकार को चाहिए कि सभी लोगों को एजुकेशन प्रोवाइड करे, ठीक है। लेकिन यदि भारत सरकार को लगता है कि ये ऐसा कार्य है जो लोकल लेवल पे या ग्रामीण लेवल पे, विलेज लेवल पे गांव की जो सरकारें हैं वो ज्यादा अच्छे से कर सकती हैं, तो उनको ये कार्य उन्हीं के द्वारा करवाना चाहिए। तो इसको कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी। इसमें आप थोड़ी 2-3 लाइनें लिखें। लिख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. Yes, sir. गिव मी ए सेकेंड, मुझे थोड़ा सा अपना नोट्स रेफर कर रहा हूं मैं, तो मैं आपकी इसको एग्जैक्ट डेफिनेशन बता दूं, क्योंकि जिस तरह से अभी आरएएस में क्वेश्चंस आ रहे हैं, देयर इज एवरी पॉसिबिलिटी कि इस तरह के क्वेश्चंस भी अब धीरे धीरे पूछे जाने लगे। गिव मी ए मिनट। आपने इसमें रिलेटेड जो कमेटीज थी इसके बारे में पढ़ा? इसमें भी जिक्र किया हुआ है इस चीज का, किसी ने देखा? देखिए इसमें आप प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी में, अकॉर्डिंग टू सेकंड एआरसी, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन, according to second ARC, principle of subsidiarity should be followed. Principle of subsidiarity लिख रहे हैं आप लोग? Yes, sir. While deciding on the implementation machinery, While deciding on the implementation machinery for any program, इसमें आगे लिखिए फुल स्टॉप लगा के, सेंट्रल अथॉरिटी should have a subsidiary function. Central authority
should have a subsidiary function performing only those tasks which cannot be performed effectively at a local level. ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. प्रिंसिपल ऑफ सब्सिडियरिटी एंश्योर करती है कि सेंट्रल गवर्नमेंट को वही काम करने चाहिए जो लोकल गवर्नमेंट्स नहीं कर सकती। ठीक है, यहां तक क्लियर? Yes, ओके sir. ओके ओके। अब हम थोड़ा सा चैप्टर की तरफ मूव करते हैं। इसमें अब आप देखिए, अब थोड़ा फोकस कीजिएगा स्क्रीन पे भी, और आपकी बुक्स में जो है वही स्क्रीन पे दिख रहा है, तो आप चाहें तो दोनों तरफ कर सकते हैं अपना। आप सभी के पास बुक्स अवेलेबल है इस वक्त? Yes, sir. Yes, sir. एनीवन जिसके पास नहीं है? सभी के पास है। ओके ओके, तो आप फोकस करें। पंचायती राज इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल। अच्छा, मैं अभी जो आपके साथ में रीडिंग कर रहा हूँ, तो इसमें मेरा फोकस रहेगा कि कोई कीवर्ड होंगे तो मैं आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा, और मोटा थोड़ा आपको ब्रीफ करने की कोशिश करूंगा कि हो क्या रहा है इस केस में। ठीक है, इन इंडिया सिग्निफाइज द सिस्टम ऑफ रूरल लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। इट हैज बीन, आप भी थोड़ा स्क्रीन पे पढ़ते रहें, मैं अपनी स्पीड के साथ पढ़ रहा हूँ। ओके, जहां पे भी आपको डाउट लगे आप थोड़ा सा क्लियर कर सकते हैं। It has been established in all the states of India by the acts of state legislature at grassroots. It is entrusted with rural development. It was constituted through 73rd 74th Constitution Amendment Act. तो ये जो इसमें है 73rd Constitution Amendment Act, इसके बारे में हम थोड़ा इन द अभी अगले 2-3 पेजों में देखने की कोशिश करेंगे। अब देखो ये क्या चीज है, इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज। इवोल्यूशन ऑफ पंचायती राज मीन्स भारत में पंचायती राज का उदय किस तरह से हुआ। दैट मीन्स किस तरह से भारत की सरकार जो भी थी इंडिपेंडेंस के बाद में, उन्होंने पंचायती राज को अपनी तरफ लेने की कोशिश की। तो ये देखो, अब आपने इस बुक में, अभी मैं आपको प्री के पर्सपेक्टिव से बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में जो ये कमेटीज का जिक्र किया हुआ है, बलवंत राय मेहता कमेटी, तो इसमें आपको ये कमेटीज के नाम याद रखने हैं। दैट्स ओनली योर टास्क। पहला बलवंत राय मेहता कमेटी, सेकंड इज, इसमें आप आगे बढ़े, अशोक मेहता। अशोक मेहता कमेटी, GVK राव कमेटी, GVK राव कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, और फोर्थ इज थंगोन कमेटी, थंगोन कमेटी, एंड लास्ट एक और है सर, थंगटन कमेटी, और एक है लास्ट में आपकी जो गडगिल कमेटी। गडगिल कमेटी। गडगिल। तो आपसे जो प्री में क्वेश्चन पूछा जाएगा RAS में, उसके बहुत कम चांस है कि क्या चीज वो पूछेंगे कि कमेटी के अंदर क्या है, गडगिल कमेटी ने क्या रिकमेंडेशन दी, क्योंकि ये बहुत पुरानी कमेटी है, तो इस तरह के क्वेश्चंस आपसे नहीं पूछे जाएंगे। आपसे यदि कोई क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इवन मेंस में भी ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा इस वाले मैटर पे, क्योंकि आई हैवंट सीन एनी क्वेश्चन इन RAS एंड UPSC इन लास्ट 5-6 years, इवन मोर देन 10 years में, कि इन कमेटीज से कोई क्वेश्चन पूछा गया हो, पर्टिकुलरली इस चैप्टर में जो ये 5-6 कमेटी दी हुई है। बस आपको इतना फोकस रखना है कि क्वेश्चन ऐसा बन सकता है कि पंचायती राज से रिलेटेड कौन कौन सी कमेटीज हैं, तो आपको ये 5 कमेटीज के इसमें नाम पता होने चाहिए। तो आप अपने बुक में इनके नाम याद कर सकते हैं, और आई डोंट थिंक कि आपको आगे इसमें मूव करने की जरूरत होगी। अच्छा देखो, अब ये सॉरी अब देखो, ये सभी कमेटीज
क्या डिस्कशन करती हैं, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ में बता देता हूँ। सारी कमेटीज की मोटा मोटा एक जैसी रिकमेंडेशंस हैं, तो लेट मी शेयर विद यू। देखो, अर्लियर स्टेज में क्या था, इंडिया में सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल लेवल पे और स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स, एक सेकेंड, सेंट्रल लेवल और स्टेट गवर्नमेंट पे फंक्शनिंग इंश्योर की जा रही थी। नीचे के लेवल पे, रूरल लेवल पे, विलेज लेवल पे हमारे यहाँ कोई भी सरकारें काम नहीं करती थी। लेकिन आपको पता होगा कि इंडिपेंडेंस से पहले भी जितने भी हमारे इंडिपेंडेंस स्ट्रगल थे, स्टार्टिंग फ्रॉम गांधी से के रविन्द्रनाथ टैगोर, सबने ये डिमांड की थी कि विलेज लेवल पे, विलेज गांव को भी उनका स्वशासन मिले, उनको खुद से शासन करने का अधिकार मिले। तो इसके लिए हमारे यहाँ इंडिपेंडेंस के बाद से ही इस चीज की डिमांड शुरू हो गई कि जितने भी विलेजेज हैं उन सबको लोकल गवर्नमेंट की तरफ थोड़ा सा प्रमोशन, थोड़ा सा मोटिवेशन दिया जाए। इसके लिए क्या हुआ, सबसे पहले आपकी बलवंत राय मेहता कमेटी का गठन हुआ। बलवंत राय मेहता कमेटी ने जो रिकमेंडेशंस दी, उन रिकमेंडेशंस में मेन रिकमेंडेशन ये थी कि विलेज लेवल पे, गांव के लेवल पे 3 टायर स्ट्रक्चर का निर्माण किया जाए। 3 टायर मींस सेम जो हमने कल पढ़ा, पंचायती राज, सॉरी ग्राम पंचायत, आपकी पंचायत समिति और जिला परिषद। हाँ, उन्होंने कहा कि इसमें 3 लेवल पे 3 टायर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया जाए, और बेस्ड ऑन बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन के बेस पे बहुत सारे राज्यों ने अपने अपने राज्यों में 3 टायर स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया। तो आपको क्या करना है, आप अपनी अपनी बुक्स में जाएं, एक बार सभी लोग अपनी बुक्स में जाएं, और बलवंत राय मेहता कमेटी में जो क्वेश्चंस हैं, देखो बलवंत राय मेहता कमेटी की पहली रिकमेंडेशन आप देख पा रहे हैं? यस सर। पढ़िए इसे एक बार आप सब लोग। स्टेबलाइजमेंट ऑफ द 3 टायर पंचायती राज सिस्टम, ग्राम पंचायत एट विलेज लेवल, पंचायत समिति एट ब्लॉक लेवल, जिला परिषद एट द डिस्ट्रिक्ट लेवल। ठीक है, तो उन्होंने बोला कि इन सब चीजों पे आप फोकस रखें कि 3 लेवल की 3 टायर स्ट्रक्चर बनाने की कोशिश करें। अच्छा, बलवंत राय मेहता कमेटी की एक रिकमेंडेशन थी ये वाली, जो सब राज्यों ने अपने अपने हिसाब से फॉलो की। तो इसमें आप पढ़ेंगे, राजस्थान पहला राज्य था जिसने पंचायती राज गवर्नमेंट को अपने स्टेट में स्टेबलाइज किया। आप देख पाएंगे राइट साइड में लिखा हुआ है, आप पढ़ें इसको। राजस्थान वाज द फर्स्ट स्टेट टू एम्प्लॉय पंचायती राज, द स्कीम वाज इनॉग्रेटेड बाय प्राइम मिनिस्टर। देख रहे हैं आप, मिला आपको? यस सर, यस सर। इसे पढ़ें एक बार, इस पैराग्राफ को गो थ्रू हो। राजस्थान में नागौर डिस्ट्रिक्ट में 2 अक्टूबर 1959 को पंचायती राज की शुरुआत भारत में हुई। ठीक है, तो ये एक RAS प्री में क्वेश्चन आता है कि भारत में राजस्थान में किस डिस्ट्रिक्ट या भारत में किस राज्य ने सबसे पहले ये शुरुआत की। तो उसका आंसर क्या है, राजस्थान ने नागौर में राजस्थान नागौर 2 अक्टूबर 1959 में। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। देखो, लेकिन इसमें एक इश्यू हुआ बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन में, कि ये जो रिकमेंडेशन थी, बलवंत राय मेहता कमेटी की जो रिकमेंडेशन थी, ये रिकमेंडेशन बाइंडिंग नहीं थी स्टेट्स के ऊपर। उनको इंप्लीमेंट करना है नहीं करना है ये स्टेट्स की मर्जी थी। दूसरा, इन्होंने जो रिकमेंडेशन दिया 3 टायर स्ट्रक्चर का, ये भी कंपलसरी नहीं था। तो इसके बाद क्या हुआ, किसी राज्य ने ये फॉलो किया, किसी राज्य ने ये फॉलो नहीं किया, और जिस राज्य ने फॉलो किया उन लोगों ने भी, किसी ने 3 टायर स्ट्रक्चर बनाया, किसी ने 2 टायर स्ट्रक्चर बनाया। तो इस तरह से इसमें चीजें आगे मूव हुई। प्लस जिन्होंने 3 टायर 2 टायर स्ट्रक्चर भी बनाया, वो जैसे 1959 में राजस्थान ने शुरू किया, उसके बाद में 5 साल का उनको पीरियड दिया गया कि 5 साल बाद सरकारें चेंज होंगी, तो उनके फिर इलेक्शन नहीं करवाए जाते थे उस केस में। तो यहाँ बलवंत राय मेहता कमेटी की रिकमेंडेशन से भारत में बहुत कुछ हासिल नहीं हो पाया। ठीक है, मतलब हम लोगों को पंचायती राज का एक फॉर्मुलेशन तो मिला, लेकिन सभी स्टेट में एक स्टैंडर्ड प्रारूप नहीं आया। तो यहां से ये पहली कमेटी थी बलवंत राय मेहता कमेटी। इसके बाद में
मोर और लेस अशोक मेहता कमेटी ने भी रिकमेंड यही किया, लेकिन उन्होंने बस एक फॉर्मुलेशन बताया था कि आप 3 टायर की जगह 2 टायर स्ट्रक्चर रखें। आप जाएं एक बार अशोक मेहता कमेटी पे, देख पा रहे हैं आप अशोक मेहता कमेटी? Yes, sir. Yes, sir. तो अशोक मेहता कमेटी की पहली रिकमेंडेशन देखें, द 3 टायर सिस्टम ऑफ पंचायती राज शुड बी रिप्लेस्ड बाय 2 टायर सिस्टम। मतलब इन्होंने ग्राम पंचायत लेवल को हटा दिया। इन्होंने कहा कि जिला परिषद ठीक है और बीच में आपकी पंचायत समिति मंडल पंचायत तक ठीक है, ज्यादा लो लेवल पे जाने की, लोकल लेवल पे जाने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली नेक्स्ट आपका था जी, अच्छा इसमें बाकी रिकमेंडेशंस आप ना पढ़ें, कोई इतना आपकी पर्पज की नहीं है। अगला है आपका जीबी के राय कमेटी। जीबी के राय कमेटी की भी रिकमेंडेशंस मोर और लेस सेम थी कि 3 टायर स्ट्रक्चर हो और फॉर्मुलेशन हो, हर साल मतलब हर 5 साल में इलेक्शन कराए जाएं। तो ये भी आप थोड़ा सा ड्रॉप कर सकते हैं। सिमिलरली एलएम सिंघवी कमेटी थी, थंगटन कमेटी थी, गढ़गिल कमेटी थी। अब देखो आप मेरे को सुन पा रहे हैं? Yes, sir. ये थोड़ा कचरे वाली गाड़ी से हो सकता है डिस्टरबेंस हो। ये जितनी भी कमेटीज हमने पढ़ी, बलवंत राय मेहता, अशोक मेहता, जीबी के राव कमेटी, एलएम सिंघवी, थंगटन कमेटी, इन सभी कमेटी की रिकमेंडेशंस इंप्लीमेंट करने के बाद में जो मेन प्रॉब्लम आई वो ये थी कि ये एक स्टैंडर्ड प्रारूप नहीं बता रही थी। स्टैंडर्ड प्रारूप मींस कि आपको 3 टायर स्ट्रक्चर रखना है कि 2 टायर स्ट्रक्चर रखना है, इनकी फंक्शनिंग किस तरह से की जाएगी, प्लस जिन जिन राज्यों ने इसको अप्लाई किया वहां पे भी ये कंपलसरी नहीं था। तो इसका नेगेटिव इफेक्ट ये हुआ कि किसी किसी राज्य में था, किसी किसी राज्य में इसका फॉर्मुलेशन नहीं था। तो जो मेन डिमांड आने लगी अराउंड 1980s 90s के अराउंड में, वो डिमांड ये थी कि इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिले, संवैधानिक दर्जा मिले पंचायती राज सिस्टम को। उससे क्या होगा, यदि इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाएगा तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस से ये कंपलसरी हो जाएंगी कि राज्यों को वो फॉलो करनी ही पड़ेंगी। ठीक है, तो लास्ट में जो कमेटीज आई हैं आप देखेंगे, एलएम सिंघवी कमेटी से शुरू करें। एलएम सिंघवी कमेटी, थंगन कमेटी और गढ़गिल कमेटी। थंगन, गढ़गिल और एलएम सिंघवी कमेटी, तीनों कमेटीज की रिकमेंडेशन में ये प्रस्ताव आने लगे कि पंचायती राज को कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया जाए। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस देने के लिए संविधान में संशोधन करना जरूरी था। और हमारे भारत के, आपको सिर्फ अब इतना याद रखना है, ये मत फोकस करें कि संविधान संशोधन क्या होता है क्या नहीं होता। आप सिर्फ इतना ध्यान रखें कि एक 73rd और एक 74th एवं 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट संविधान संशोधन के बाद में 1993 के बाद में हमारे भारत सरकार ने दोनों बॉडीज को पंचायती राज सिस्टम को संवैधानिक दर्जा दिया। मींस 73rd और 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके पंचायती राज सिस्टम को हमारे गवर्नेंस में इंक्लूड किया गया। ठीक है, इनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला, मींस इनको अब फॉलो करना कंपलसरी था। और इसके बाद में इन सभी का जो आपका इंक्लूजन है वो सुनिश्चित हो पाया स्टेट्स के लिए। तो अब आप एक काम करें, अपनी अपनी बुक्स में गढ़गिल कमेटी के बाद में आगे आए। आप सुन पा रहे हैं मेरे को? यस सर। Yes, sir. गढ़गिल कमेटी से आगे आए। आप सभी के पास बुक्स तो है ना इस वक्त? कोई ऐसा है जिसके पास नहीं है? इस क्वेश्चन का आप लोग रिप्लाई नहीं कर रहे हैं। सभी के पास है? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके ओके ओके। तो आप इसमें गढ़गिल कमेटी के बाद में ये जो कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन लिखा हुआ है ना, इसका जो अगले 3 पैरा है, राजीव गांधी गवर्नमेंट, बीपी गवर्नमेंट और नरसिंहा राव गवर्नमेंट, इसको एक बार पढ़ें, अपने लेवल पे आप लोग पढ़ें। मैंने स्क्रीन पे भी शेयर कर दी। ये ऑनलाइन क्लासेस के कुछ डिसएडवांटेज भी हैं।
तो ये जो 3 कमेटीज हैं कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन में, इनको आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें अपने लेवल पे, और कोई इसमें डाउट हो तो आप मुझसे पूछें। आई गिव यू 3-4 मिनट्स फॉर इट। आप सभी को ये तो आइडिया है ना कि लोकसभा क्या होती है, राज्यसभा क्या होती है? कोई ऐसा है जिसको इसका आइडिया ना हो? एनीवन जिसको इसका आइडिया ना हो? आप लोग पढ़ रहे हैं ना? Yes, sir. ओके ओके, जब आपका हो जाए तो आप बता दें एक बार। हो गया आपका? Yes, sir. बाकी लोग होते ही अपना कंप्लीट होते ही बताएं एक बार। Yes, sir. Yes, sir. Yes, Done. sir, हो गया। ठीक है, तो इससे आपको एक समझ में आया कि ड्यूरिंग द नरसिंहा राव गवर्नमेंट, जो कांग्रेस की सरकार थी नरसिंहा राव की, उसके समय ये पंचायती राज का इवोल्यूशन भारत में हुआ 1993 में। अच्छा, मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, जो अच्छा 2-3 क्वेश्चंस जो इसमें बनते हैं वो ये बनते हैं। पहला तो क्वेश्चन अब तक जो हमने पढ़ा उसमें प्री के हिसाब से पहला क्वेश्चन ये बनता है कि कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान राज्य में हुआ था स्टार्टिंग, ओके। और sir. किस जिले में हुआ था? हम जैसा आरएएस के नागौर। ये अपीयर, हाँ तो नागौर। नागौर में ये अपीयर हुआ था। दूसरा क्वेश्चन ये बन सकता है आपका कि कौन कौन सी कमेटीज पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड हैं, तो ये आपको 4-5 कमेटीज के नाम याद रखने हैं, Yes, ठीक है? sir. ओके ओके। अच्छा, तीसरा क्वेश्चन ये बनेगा कि कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस जब दिया गया पंचायती राज सिस्टम को, तो उस समय किसकी सरकार थी, किसकी गवर्नमेंट के टाइम ये हुआ था? उसका आंसर नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव कमेटी। गवर्नमेंट। नरसिम्हा राव। इसका टाइम क्या था? कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट थे ये? नंबर क्या थे? 73rd, Constitutional Amendment 1992. 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। 1992. और ये किस दिन फोर्स में आए थे, कब शुरू हुए थे? 24 24 April April 1993. 1993। तो 24 अप्रैल 1993 से ये शुरू हुए थे। अब मैं आपसे एक स्टेटमेंट बोलता हूं, आप बताएं ये स्टेटमेंट सही है या गलत। Okay. भारत में पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस 24 अप्रैल 1993 से शुरू हुए। Yes, sir. नहीं, ये स्टेटमेंट ठीक है या सही है करना गलत? सर। क्या गलती है इसमें? Sir, can you repeat? ओके ओके ओके, मेरा स्टेटमेंट है, इन इंडिया पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस स्टार्टेड फ्रॉम 24 अप्रैल 1993। सर No, पहले sir. तो राजस्थान में शुरू हुआ था।
राजस्थान में 1959 बिल्कुल में। बिल्कुल। अच्छा 19। हाँ 24 1993 को क्या हुआ था, 24 अप्रैल 1993 को ये जो इंस्टीट्यूशन ऑलरेडी इंडिया में विद्यमान थे उनको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिला था, उनको Okay. संवैधानिक दर्जा मिला था। ठीक है, तो आप Yes. इस चीज को बहुत स्पेसिफिकली याद रखें कि 1992-93 का एक्ट जो है, जो 93 में इंप्लीमेंट हुआ, उस एक्ट ने इनको सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्रोवाइड किया। ओके Okay, ठीक है, sir. अभी हम सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट की तरफ मूव करते हैं। अब देखो, इसमें मैं आपको थोड़ा सा 2-3 चीजें, अच्छा आप इसमें बहुत ज्यादा कॉपी में नोट्स ना बनाए, क्योंकि आपको अब मैं बताता जा रहा हूँ कि आपको इसमें पढ़ना क्या है बुक में। ठीक है, आप जैसे अभी ये पढ़ा था तो नरसिम्हा राव गवर्नमेंट पे अपनी पेंसिल से टिक कर सकते हैं, कमेटीज के नाम टिक कर सकते हैं, जहां जहां मैं पॉइंट आउट कर रहा हूँ वहां वहां पढ़ें, बाकी आप छोड़ सकते हैं बुक में, और बुक को ही फॉलो करें, क्योंकि इस बुक के नोट्स बना के आप कॉपी में लिखेंगे तो कोई उसका पर्पज नहीं होगा। ओके, सेम लाइंस आप कॉपी में लिखेंगे, फिर कॉपी भी फॉलो करेंगे, बुक भी फॉलो करेंगे, दैट डजंट मेक एनी सेंस। अब आप ये जो हमने प्रोविजन पढ़ा कि 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, या एनी क्वेश्चंस? So there is a one line written here. The bill was vehemently opposed by the opposition on the ground that it sought to strengthen centralization in the federal system. हाँ So हाँ what does it mean? मैम, आपका नाम? Shalu Goyal. शालू, थोड़ा सा इस लाइन को अभी होल्ड कर लें, मैं इसमें आपको थोड़ा सा इतना रेफरेंस दे देता हूँ। एक्चुअली आपको थोड़ा पॉलिटी का आइडिया है अभी, सिस्टम्स के बारे में थोड़ा? Yes, आपने sir. कॉन्स्टिट्यूशन या कुछ पढ़ा है ऑलरेडी? Yes, sir. ठीक है ठीक है, तो आई थिंक कि सभी को थोड़ा थोड़ा आइडिया है, तो मैं इसको क्लियर कर ही देता हूँ। बेसिकली एक हमारे यहाँ पे जो सेंटर के जितने भी सेंट्रल लेवल पे जो गवर्नमेंट है और स्टेट लेवल पे जो गवर्नमेंट है, इन सभी की फंक्शनिंग के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली मेंशन्ड है कि सेंटर को क्या काम करने हैं और स्टेट्स को क्या काम करने हैं। ठीक है, किसी को कोई आइडिया है कि ये कहाँ लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में? Schedule 7. यस, कौन बोला? Sir, Pratiksha. हाँ, शेड्यूल 7 में ये मेंशन है कि सेंटर को क्या काम करने हैं, स्टेट को क्या काम करने हैं। तो शेड्यूल 7 में लिखा हुआ है कि स्टेट को लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जितने भी काम है वो कौन करेगा? शालू, लोकल गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी काम है वो कौन करेगा? स्टेट गवर्नमेंट्स करेंगी, राज्य सरकारें करेंगी। लेकिन हुआ क्या, पंचायती राज सिस्टम से रिलेटेड आप कोई बिल लाना चाहते हैं, कोई प्रस्ताव लाना चाहते हैं, और ला कौन रहा था? सेंटर। ठीक है, तो राज्य सरकारों को यह डर था कि यदि ये सेंटर के द्वारा किया जाएगा तो हमारा जो काम है लोकल गवर्नमेंट का, ये सेंटर के पास जाने की संभावना होगी। तो इसलिए इन्होंने बोला कि द बिल वाज वेहेमेंटली अपोज्ड बाय अपोजिशन ऑन द ग्राउंड दैट इज सॉट टू स्ट्रेंथन सेंट्रलाइजेशन इन फेडरल सिस्टम। इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है उसको फेडरल सिस्टम बोलते हैं, सेंटर और स्टेट के बीच का रिलेशन। तो उन्होंने कहा कि हमारे सिस्टम में, हमारे रिलेशनशिप में यदि ये बिल आता है तो इससे सेंटर को ज्यादा पावर मिलेगी, इसलिए अब इसने इसको अपोज करने की कोशिश की थी। शालू, इज इट ओके विद यू? Yes, sir. किसी और का कोई डाउट? अब देखो, ये बिल उस समय अपोज हुआ, लेकिन लास्ट में 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992 में पास होके 93 से इंप्लीमेंट होने लगा। तो ये जब एक्ट इंप्लीमेंट हुआ तो इससे क्या क्या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस आए, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या क्या चेंजेस थे? सबसे पहला चेंज ये आया, आपको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं सिर्फ आपको बोल रहा हूँ, बता रहा हूँ, फिर आपको नेक्स्ट पैरा पढ़ने के लिए टाइम दूंगा तो उसमें ये सब कुछ मेंशन्ड है। सबसे पहला चेंज आया कि एक नया पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया, पार्ट 9। ठीक है, कुछ नए आर्टिकल्स ऐड किए गए 243 से 243O। ये आपके पेपर में आर्टिकल्स नहीं पूछ सकते, लेकिन ये पार्ट जरूर पूछ सकते हैं कि इससे कौन सा पार्ट ऐड किया गया। प्लस एक शेड्यूल ऐड किया गया, 11th शेड्यूल।
एक 11th शेड्यूल हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया गया। इस 11th शेड्यूल में पंचायती राज गवर्नमेंट जो विलेज लेवल पे है, गांव के लेवल पे है, वो क्या काम करेंगी, उससे रिलेटेड फंक्शंस के बारे में लिखा गया। तो उसमें 29 कामों का, 29 फंक्शंस का जिक्र है हमारे 11th शेड्यूल में। ठीक है, तो अब आप एक काम करें, इस पे आए 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992, और इसमें जो सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट है इसको पढ़ें एक बार। ये दिख रहा है ना सिग्निफिकेंस ऑफ द एक्ट, इसको एक बार रीड आउट करें। और कोई आपको डाउट लगे तो एक बार पूछें आप, और व्हेन यू आर डन आप बताएं थोड़ा सा। एक्सक्यूज मी सर। या सर ये जैसे लोकल गवर्नमेंट के बारे में 7 शेड्यूल में दे रखा है, तो जब ये नया शेड्यूल ऐड हुआ जिसमें पंचायत इंक्लूडेड थी 11th वाला, तो लोकल गवर्नमेंट उसी शेड्यूल में रही। ठीक है, प्रतीक्षा आपकी वॉइस थोड़ी ब्रेक हो रही है। हेलो। हाँ प्रतीक्षा। हाँ सर, मैं यूं कह रही थी कि लोकल गवर्नमेंट के बारे में 7 शेड्यूल में मेंशन किया हुआ है। ठीक है, तो जब ये पंचायत इंक्लूड करी गई 11 शेड्यूल में, तो लोकल गवर्नमेंट 11 शेड्यूल के उससे बोलेंगे या 7 शेड्यूल में ही इंक्लूडेड रहेगा? नहीं, 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 आप थोड़ा सा रॉन्ग ले गए, मैं बता देता हूँ आपको। ठीक है, मैं इसको, आप बाकी लोग पढ़े, मैं इसको थोड़ा बताता हूँ आपको, है ना, आप भी इसको पढ़े, फिर मैं बताता हूँ, इसको भी बताता हूँ। बाकी लोग पढ़ रहे हैं? यस। अनु, काजल, करण, कोमल, ठीक है, आप कंटिन्यू करें, मैं आपको 2-3 मिनट्स में इसको कंप्लीट करें। आपका कंप्लीट होने के बाद बताएं आप एक बार। Completed. ऑल ऑफ यू? Sir, done. Yes, sir. ओके, ओके, ओके। यस सर। इसमें कोई डाउट्स आपको? अच्छा, इसमें थोड़ा सा आप देख लें, एक्चुअली आपको आइडिया है कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट्स क्या होते हैं, डीपीएसपी? किसी ने, ऐसा है कोई जिसने इसका नाम नहीं सुना? मतलब क्लियरली पता है, फ्रेंकली कोई ऐसा वो नहीं है, आप सभी अभी न्यू है। कोई है जिसको डीपीएसपी का आइडिया नहीं हो? शालू, कोमल, काजल, अनु? ओके, आई थिंक सबको है आइडिया। तो हमारे डीपीएसपी में आर्टिकल 40 एक आर्टिकल है, उसमें हमारी राज्य सरकारों और केंद्र सरकार को ये निर्देश दिया हुआ है कि आप ऐसे कार्य करें जिससे विलेज पंचायत को स्ट्रांग बनाए, गांव में विलेज पंचायत को लेके आए। तो ये आर्टिकल 40 जो था, हमारी कॉन्स्टिट्यूशन जब लिखा गया था ना 1950s में, जब हमने लागू किया था, उस समय से ये आर्टिकल 40 है। लेकिन उसको असली
रूप कब दिया गया? 1993 में, जब इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। तो ठीक है, तो ये जो आपने पढ़ा होगा, तो इसमें बीच में एक पैराग्राफ है आर्टिकल 40 से रिलेटेड, तो इसको थोड़ा आप फोकस्ड रखें। और कोई इसमें डाउट आपको? किसी का कोई क्वेश्चन? सर वो शेड्यूल वाला हाँ, इसी दैट से आई विल टेक। और कोई क्वेश्चन? इज इट ओके काजल, कोमल? Yes, sir. है ना, इसमें ऐसा कोई डिफिकल्ट नहीं था। अब देखें, प्रतीक्षा ने क्वेश्चन पूछा कि 7th शेड्यूल में देखो प्रतीक्षा, सेंटर को और स्टेट्स को क्या काम करने हैं इसकी लिस्ट दी हुई है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक लोकल गवर्नमेंट का काम है, सेंटर को बहुत सारे काम करने हैं जिसमें लिस्ट है, उसमें नाम है। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट के क्या काम है? बैंकिंग से रिलेटेड काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, पोस्टल से रिलेटेड काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, ठीक है, रेलवेज का काम सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। इसी तरह से ये सेंटर के बहुत सारे कामों की लिस्ट यहाँ पे दी हुई है। इसी तरह से स्टेट को क्या क्या काम करने हैं, जैसे एग्रीकल्चर का काम स्टेट को करना है, वाटर सप्लाई करनी है, तो ये सारे स्टेट्स के काम है। उसमें एक काम है लोकल गवर्नमेंट का काम स्टेट को करना है। ये 7th शेड्यूल का जिक्र है। जब भी ये 11th शेड्यूल एंटर किया गया, 11th शेड्यूल जब लेके आए, तो 11th शेड्यूल स्पेसिफिकली ये मेंशन करता है कि लोकल गवर्नमेंट में जो विलेज लेवल पे विलेज पंचायत बनाई जाएगी, 11th शेड्यूल में विलेज पंचायत, गांव के लेवल पे जो पंचायत बनाई जाएगी, उनके क्या क्या फंक्शंस होंगे। ये मेंशन नहीं कर रहा कि ये काम सेंटर को करना है, नो, ये क्या मेंशन कर रहा है कि जब ये बना दिए जाएंगे, क्या बना दिए जाएंगे, लोकल गवर्नमेंट जब बना दी जाएगी, विलेज पंचायत जब होंगे, तो विलेज पंचायत को क्या क्या काम करने हैं, तो उन 29 काम्स के बारे में जिक्र कर रहा है। ठीक है, ये वो 29 फंक्शंस के बारे में है। तो 7th शेड्यूल किसके फंक्शंस को गवर्न करता है? सेंटर और स्टेट्स के। उसमें सिर्फ लिखा हुआ है कि सेंटर को क्या काम करना है, स्टेट को क्या काम करना है, लेकिन लोकल गवर्नमेंट्स को क्या काम करने हैं, विलेज पंचायत को क्या काम करना है, ये कहाँ लिखा हुआ है? कौन से शेड्यूल में लिखा हुआ है? 11। ये क्लियर हुआ आपको? ओके सर। हाँ सर। इसमें कोई डाउट? नो सर। नहीं। अब देखो हम थोड़ा सा आगे की तरफ मूव करते हैं। साइलेंट फीचर्स। अब ये सिस्टम फॉलो हो गया कि ये एक्ट आया, एक्ट आने के बाद में आपने देखा कि ये सभी राज्यों को कंपलसरी अप्लाई करना जरूरी हो गया अपने अपने राज्य में। फिर आपने ये पैराग्राफ पढ़ा था, इसमें लिखा था कि कुछ प्रोविजंस इसके वॉलेंटरीली थे और कुछ प्रोविजंस इसके मैंडेटरी थे। मैंडेटरी मींस कि आपको ये प्रोविजंस यूज करने ही है, ऑब्लिगेशन है राज्य सरकारों पे। और वॉलेंटरीली प्रोविजंस मींस कि वो आप चाहें तो इसको कर सकते हैं, चाहे तो ना करें, वो आपके राज्य की कंडीशंस पे डिपेंड करता है। ठीक है, ज्योग्राफिकल कंडीशन, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव कंडीशंस पे डिपेंड करता है। तो अभी हम देखते हैं कि इस बिल में क्या क्या फीचर्स हैं, कौन कौन से फीचर्स इस एक्ट के द्वारा लेके आए गए। तो देखो, सबसे पहले इन्होंने यहाँ पे ग्राम सभा का एक प्रोविजन स्टार्ट किया। ग्राम सभा क्या होती है, आप सब लोग समझने की कोशिश करें। ग्राम सभा होती है विलेज पंचायत। ये हमने एक सेकंड, आप इधर आए नोट्स में। हमने लोकल गवर्नमेंट में 3 टायर स्ट्रक्चर की बात की। सबसे ऊपर आएगा आपका जिला परिषद, देन पंचायत समिति, देन ग्राम पंचायत। ये ठीक है सभी लोगों को यहाँ तक? यस सर। ग्राम पंचायत क्या होती है? ग्राम पंचायत में, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, लेट से आपका कोई है जिसका कोई पर्टिकुलर कोई गांव से बिलोंग करता हो, आप में से, आप ही के एग्जांपल से समझाता हूं। जैसे मैं अपने बताता हूं कि मैं एक एक्स गांव से बिलोंग करता हूं। ओके, अब क्या होगा, मेरे गांव, यदि मेरा गांव बड़ा है तो मेरे गांव के अंदर भी 3-4 गांव और हो सकते हैं छोटे छोटे। ठीक है, A B C D E छोटे छोटे और गांव हो सकते हैं।
ये सब गांव को मिला के ये पूरा एक जो एरिया है ये कहलाएगा ग्राम पंचायत। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेरा गांव ए है और ग्राम पंचायत एक्स है, कई बार आप सिर्फ गांव का नाम लिखते हैं और ग्राम पंचायत भी सेम होती है क्योंकि आपका गांव ऑलरेडी बड़ा है। ठीक है, तो ये कंडीशन है कि आप किसी बड़े गांव से हैं तो वो गांव भी आपका ग्राम पंचायत हो सकता है, नहीं आप किसी छोटे से गांव से हैं तो वो किसी ग्राम पंचायत के साथ अटैच होगा। तो इसको कहते हैं ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत जो होती है उसमें एक ग्राम सभा का गठन किया जाता है। किस चीज का? ग्राम सभा का। ग्राम सभा क्या होती है? इस गांव के एक्स ए बी सी डी ई, इस गांव के जितने भी वोटर्स हैं, जितने भी लोग हैं जो 18 प्लस की एज के हैं, वो सभी लोग ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ग्राम सभा के सदस्य कौन होते हैं? जितने भी 18 प्लस वाले मेंबर्स हैं वो सभी ग्राम सभा के सदस्य होते हैं। ये क्लियर हुआ आपको? Yes, sir. ठीक है, तो ये जो ग्राम सभा के सदस्य होंगे 18 प्लस वाले, जितने भी गांव में मेंबर्स हैं 18 से ऊपर की उम्र वाले, ये सभी ग्राम सभा के सदस्य हैं। और इस तरह से ग्राम सभा, नीचे लेवल पे एक ग्राम सभा होगी। ये ग्राम सभा क्या करेगी? हर 5 साल में, 5 इयर्स में अपने यहाँ पे इलेक्शन करके एक सरपंच का चुनाव करेगी। किसका चुनाव करेगी? सरपंच का चुनाव करेगी। ठीक है, और सरपंच की भी ये उत्तरदायित्व है कि वो हर साल 2-3 बार ग्राम सभा की एक मीटिंग बुलाए, जो भी डिसीजंस ले वो ग्राम सभा की बैठक में ले, ग्राम सभा से निर्णय करे, ग्राम सभा से डिस्कशन करे और उस डिस्कशन में वो उस चीज का निर्णय ले। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली RAS में, इवन UPSC में भी पूछा जाता है, IAS के एग्जाम में, कि ग्राम सभा के मेंबर्स कौन होते हैं। तो क्या ग्राम सभा के मेंबर्स चुने जाते हैं? नो सर। कौन होते हैं ग्राम सभा के मेंबर्स? उस गांव से बिलोंग करते हुए, हाँ, सारे 18 प्लस से उम्र वाले जितने भी लोग हैं वो। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप इसको पढ़ के देखिए ग्राम सभा में क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और इसमें ये लिखा हुआ है कि इट में एक्सरसाइज such powers and perform such function at village level as legislature of the state। उस राज्य की जो विधानसभा है, उस राज्य का जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेटिव असेंबली है, वो जो डिसाइड करेगी वो सभी कार्य इसको करने होंगे, ग्राम सभा को करने होंगे। ठीक है, तो हम क्या चीज पढ़ रहे हैं ग्राम सभा में? क्या पढ़ रहे हैं हम? बेसिकली पढ़ रहे हैं कि ये जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट था, 73वां संविधान संशोधन था, इस 73वें संविधान संशोधन ने क्या क्या प्रोविजंस थे इस एक्ट में। तो पहला प्रोविजन क्या था आपका? ग्राम सभा का। दूसरा प्रोविजन क्या था आपका? इसने 3 टायर सिस्टम की शुरुआत की, 3 टायर सिस्टम की शुरुआत की, जो हम पहले से बात कर रहे हैं। तीसरा क्या था कि जितने भी हम ये पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस पढ़ रहे हैं, ग्राम 3 टायर सिस्टम में कौन कौन से सिस्टम पढ़े हमने? विलेज लेवल पे ग्राम पंचायत, इंटरमीडिएट लेवल पे पंचायत समिति, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जिला परिषद। इनके जो मेंबर्स हैं और जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, चेयरपर्सन हैं, उन सभी का इलेक्शन कराया जाएगा डायरेक्टली, जो लोगों के द्वारा चुने जाएंगे। और ये जो इलेक्शन है ये हर 5 साल में एक बार कराया जाएगा। ठीक है, तो इन्होंने टाइम फिक्स कर दिया कि यू हैव टू, हर 5 साल में आपको इस चीज का इलेक्शन करना पड़ेगा। ठीक है, फोर्थ, इसमें जो आपके SC ST और इवन वुमेन, इन तीनों के रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए। तो आप जब भी इलेक्शन लड़ेंगे, जो भी लोग इलेक्शन लड़ेंगे, तो उसमें रिजर्वेशन है। रिजर्वेशन SC का है, ST का है और वुमेन का है। ठीक है, अच्छा, इसमें एक कंडीशन और दी गई कि जो अदर बैकवर्ड कास्ट हैं, जो OBC हैं, तो यदि राज्य सरकार चाहे तो OBC के लिए रिजर्वेशन प्रोवाइड कर सकती है। ठीक है, मैं थोड़ा सा स्पीड से बढ़ रहा हूँ, फिर मैं आपको टाइम दूंगा। रिजर्वेशन में वुमेन का भी है। ठीक है, अच्छा, ये भी लिखा हुआ है द एक्ट प्रोवाइड रिजर्वेशन
ऑफ नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ सीट्स फॉर वुमेन, मतलब वुमेन को जो भी रिजर्वेशन देंगे वो 1/3 से कम नहीं होना चाहिए। ठीक है, फिर अगला दिया गया है ड्यूरेशन ऑफ द पंचायत, इसमें लिखा गया है कि 5 साल इसकी ड्यूरेशन होगी पंचायत की। फिफ्थ दिया गया है डिस्क्वालिफिकेशन, इसमें लिखा हुआ है कि यदि आपकी एज 21 साल है तो आप मेंबर का चुनाव लड़ सकते हैं, पंचायती राज में जो भी मेंबर्स बन रहे हैं उनका चुनाव लड़ सकते हैं। डिस्क्वालिफिकेशन मींस कि आपको एज के हिसाब से और कोई डिस्क्वालिफिकेशन इसमें नहीं मिलेगा। ओके, अगला, इन चुनावों को हर 5 साल में करवाने के लिए कि टाइमली ये चुनाव होते रहे, स्टेट इलेक्शन कमीशन बनाया गया, राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। इस स्टेट इलेक्शन कमीशन का एक ही काम है वो कि पंचायत राज लेवल पे और अर्बन एरियाज में जो म्युनिसिपैलिटीज और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन नगर निगम होते हैं उनका चुनाव कराए। तो ये स्टेट इलेक्शन कमीशन का गठन किया गया। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, 6 पॉइंट किस चीज के थे, किस चीज के हैं 6 पॉइंट्स? ये 6 पॉइंट्स हैं कि जो 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके क्या प्रोविजंस हैं। ये हम प्रोविजंस के बारे में पढ़ रहे हैं कि उसके क्या क्या प्रोविजंस हैं, क्या क्या लिखा हुआ है उसमें, कंपलसरी क्या क्या चीज है। फिर आप आगे आए 7th देखें, पावर्स एंड फंक्शंस। तो ये जो जितने भी पंचायती राज गवर्नमेंट बने इनके क्या पावर्स होंगे, क्या फंक्शंस होंगे, तो ये हम देख चुके हैं। 11th शेड्यूल में 29 फंक्शंस का जिक्र है। ठीक है, अगला कि ये जितने भी स्ट्रक्चर बनेंगे आपके जिला परिषद पंचायती राज में, जिला परिषद पंचायत समिति और ग्राम पंचायत, ये सभी तीनों, इनको फाइनेंस कहाँ से मिलेगा, इनको पैसा कैसे मिलेगा, तो इसके लिए स्पेसिफिकली 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट में लिखा हुआ है कि हर राज्य में एक वित्त आयोग का गठन किया जाएगा, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाएगा, जो उन लोगों के फाइनेंस से रिलेटेड मैटर्स पे फोकस करेगा। ओके, पंचायती राज गवर्नमेंट के फाइनेंस से रिलेटेड। अगला प्रोविजन था इसका ऑडिट ऑफ अकाउंट्स, कि पंचायती राज जो गवर्नमेंट है उनके जितने भी अकाउंट्स होंगे, जो भी खर्च होंगे, जो भी रेवेन्यू होगा, जितना एक्सपेंडिचर रेवेन्यू होगा, उनसे जितना भी जो भी अकाउंट्स बनेंगे उसका ऑडिट कराया जाएगा। और ये चीज स्टेट लेजिस्लेचर, राज्य की जो लेजिस्लेचर है वो डिफाइन करेगी। ठीक है, अगला प्रोविजन इसमें था इस एक्ट में कि ये सिर्फ राज्यों के लिए नहीं, यूनियन टेरिटरीज के लिए भी डिसाइड एप्लीकेबल होगा। ओके, इसमें कुछ स्टेट्स को एग्जेम्पशन भी प्रोवाइड की गई कि किस किस राज्य के लिए लागू नहीं होगा। तो जिन राज्य में ऑलरेडी ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं या बहुत कम पॉपुलेशन है वहां पे इसके लिए छूट दी गई। आप इसको थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। ठीक है, इसमें अगला प्रोविजन ये था कि 93 में इसको संवैधानिक दर्जा मिला। दैट मीन्स कुछ राज्य ऐसे भी थे जहां से पहले से चला आ रहा है, ये 1993 के बाद में भी चलना है। तो यहाँ पे प्रोविजन था कि जिन राज्यों में ऑलरेडी एप्लीकेबल है वहां पे उस पंचायत के टर्म को खत्म होने तक इसको लागू रखा जाएगा। ठीक है, अगला प्रोविजन था इसमें बार टू इंटरफियर बाय कोर्ट इन इलेक्टोरल मैटर्स, कि जितने भी कोर्ट्स हैं, जुडिशरी जो है वो इनके इलेक्शन में कोई इंटरफियर नहीं करेगी। ऐसा नहीं कि जैसे होता है ना आरएएस के एग्जाम में आरपीएससी को बार बार में कोर्ट के द्वारा इंटरफियर कर दिया जाता है, तो यहाँ पे इंटरफियरेंस के लिए मना कर दिया गया कि कोर्ट कोई भी इंटरफियरेंस नहीं प्रोवाइड करेगी। मींस ऐसा नहीं कि ये इलेक्शन कैंसिल कर दिया इसमें कोई, तो कोर्ट को उसमें काम करने से थोड़ा इंटरफियर करने से रोक दिया गया। अगला इसमें प्रोविजन था 11th शेड्यूल, जो हमने देखा कि इसमें 29 फंक्शन है, तो वो 29 फंक्शंस के बारे में यहाँ पे जिक्र किया हुआ है कि कौन कौन से फंक्शंस हैं इसमें। ठीक है, तो यहां तक ये जो है ये आप, हम अभी इसको यहीं पे रोकते हैं और आप इसमें ये जितना भी मैंने दिखाया इसको आप पढ़ें खुद से। इसमें ऐसा बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत नॉर्मल चीजें लिखी हुई हैं कि क्या है क्या नहीं है, और जो भी डाउट्स हो वो आप मार्क करके रखें, हम कल डिस्कस करेंगे रिलेटेड टू पॉलिटी। अभी तक कोई डाउट आपको इसमें प्रेजेंटली जो मैं अभी डिस्कस कर रहा था आपसे? No, sir. No, sir. No, sir. एनीवन? हाँ, ये आपको पढ़ने हैं इसलिए मैंने थोड़ा सा स्पीड में किया। अच्छा, अब आपको एक चीज और करनी है। ये करने के बाद में हमने जो अभी पढ़ा ना, आपने स्टार्टिंग में पढ़ा था कि इस एक्ट में कुछ प्रोविजंस आपके कंपलसरी थे, कुछ प्रोविजंस वॉलेंटरीली थे।
तो इस बुक ने क्या किया है, वो कंपलसरी प्रोविजंस और वॉलंटरीली प्रोविजंस को डिटेल में यहाँ पे लिखा है कि कौन कौन से प्रोविजन कंपलसरी हैं। जैसे कंपलसरी प्रोविजन में आप देख पाएंगे कि ग्राम सभा बनाना कंपलसरी है, 3 लेवल पे बनाना कंपलसरी है, 3 टायर सिस्टम होना कंपलसरी है, ठीक है, डायरेक्ट इलेक्शंस करवाने कंपलसरी हैं, 21 साल की एज होना कंपलसरी है, रिजर्वेशन देना कंपलसरी है, वुमेन का रिजर्वेशन कंपलसरी है, 5 साल उसका टेन्योर होना चाहिए, स्टेट इलेक्शन कमीशन कंपलसरी चीज है, और वॉलंटरीली प्रोविजंस क्या है वो दे रखे हैं, ठीक है। तो आप लोग यहां तक कल क्लास में आने से पहले इसको पढ़ें, और जो भी आपको डाउट्स लगे वो हम कल क्लास में डिस्कस कर सकते हैं। इज इट ओके? Yes, sir. हेलो, इज इट ओके? Yes, sir. सर अब आपको, हाँ हाँ, या सर एक बार साउंड फाइनेंस क्या होता है एक बार बता देना। साउंड फाइनेंस, साउंड फाइनेंस सर मींस कि यहाँ पे आपकी जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो साउंड हो। अच्छा पेज ओके नंबर, सर पेज नंबर 38.10 पे दे रखा है फाइनेंस कमीशन में 3rd पॉइंट। any other method referred to in the interest of the sound finance of the पंचायत मींस कि उनकी फाइनेंशियल पोजीशन बहुत स्ट्रांग हो, कम ना हो, ठीक है। फाइनेंशियल पोजीशन को स्ट्रांग करने के लिए क्या क्या मेजर्स होंगे उसके बारे में, उससे रिलेटेड गवर्नर जो भी उनको मैटर देगा उस पर वो काम करेगा। एनी अदर डाउट्स? हेलो नो सर, No doubt. नो सर। ठीक है ठीक है ठीक है। तो ये हमारा पॉलिटी का था। अच्छा, और आज मैं क्या थोड़ा सा आपसे मतलब आई एम गेटिंग कॉल्स फ्रॉम ऑफिस, तो मुझे आज थोड़ा जल्दी निकलना पड़ेगा। तो आप लोगों की परमिशन हो तो आज हम क्लास यही क्लोज कर सकते हैं? अनु, काजल, करण, कोमल, Yes, sir. ओके। तो हम आज क्लास को यहीं थोड़ा होल्ड Yes, sir. करेंगे। अच्छा, हमारा जो ज्योग्राफी का जो पोर्शन चल रहा है उसको हम कंटिन्यू करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट से, कि उसमें किस तरह से हम मूव कर सकते हैं। और मैं आपको ज्योग्राफी में कुछ मैप्स भी प्रिपेयर कर रहा हूँ जो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, जिसमें आप थोड़ा सा मैप्स के थ्रू स्टडी कर सकते हैं। कि जैसे हम ज्योग्राफी में आगे अभी स्टडी करेंगे कि हमारे क्या क्या ज्योग्राफिकल रीजन्स हैं राजस्थान में, और फिर हम क्लाइमेट के बारे में, सॉइल, वेजिटेशन, फॉरेस्ट, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। तो उसमें मैं आपको मैप के थ्रू स्टडी कराने की कोशिश करूंगा, तो उससे आपको बहुत कुछ याद रखने में हेल्प मिलेगी। तो ओके गाइस, आज हम यहीं इसको क्लोज करते एक्सक्यूज मी हैं। सर। या सर प्रतीक्षा, सर ये जो इसमें 21 इयर्स की जो एज दे रखी है वोटिंग के लिए, ये सिर्फ गांव में ही है ना? मतलब ऐसे तो 18 इयर्स की एज है तो। नहीं 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 नहीं, वो 21 ईयर्स आप पढ़ेंगे ना तो वो वोटिंग की एज नहीं है, आप पढ़ना उसको। दैट इज नॉट ऑफ द वोटिंग करने की एज, तो 18 ईयर्स ही है। वो चुनाव लड़ने की एज दे रखी है 21 इलेक्शन लड़ने के लिए है 21। बिल्कुल, है ना। थोड़ा सा पढ़ें उसको, 21 साल इलेक्शन लड़ने के लिए। और कोई डाउट्स आपके? अच्छा, ये चैप्टर बहुत सर इंपॉर्टेंट, इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म होंगे। और मैं फिर आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, इसको पढ़ने के बाद में, इतना पढ़ने के बाद में आप अपने गांव में या जहां से भी आप बिलोंग करते हैं, या कोई भी गांव का जो आदमी है उससे पूछें, बात करें कि आपके यहाँ चुनाव किस तरह से हो रहे हैं, कौन इसमें पार्टिसिपेट कर रहा है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो थोड़ा उसमें आपको हेल्प मिलेगी। ओके 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 गाइस, ओके हम सर। यहीं इसको होल्ड करते हैं क्लास को। ओके।